दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है चकबंदी। चूँकि चकबंदी में हम लोगों ने जो पहला मेरा पार्ट था वो आपने देखा, हम वहाँ पे धारा 6 तक आ गए थे। धारा 6 का मतलब ये है कि अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमने प्रकाशन कर दिया है और लोगों की राय भी जान ली है। और 6 तक आने का मतलब ये है कि अब चकबंदी प्रक्रियाएं में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है, और जो यूनिट चकबंदी के लिए गजट हुई है, जिसका प्रकाशन हुआ है, उसमें हम चकबंदी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जिस समय ये सारे अभिलेख तहसील से जब ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं चकबंदी विभाग को, तो चूँकि अब धारा 6 तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो हम सारे जो अभिलेख हैं, अभिलेखों में खसरा, खतौनी और नक्शा, ये तीनों चीज़ें हम चकबंदी विभाग को दे देते हैं। यानी ये अब सब डीडीसी के अंडर में आ जाती हैं। जो डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन है वो जो है इसका अब रखरखाव करेंगे। तो चूँकि 20 साल बाद चकबंदी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। कहीं कहीं पर 10 साल बाद भी हो जाती हैं, लेकिन नॉर्मली 20 साल बाद ही होती हैं। तो हम ये मान लें कि 20 साल में बहुत परिवर्तन भू अभिलेखों में हो गया है। वहाँ पर बहुत से आदेश हुए हैं, नक्शों में भी परिवर्तन हुआ है। नक्शे में जो खेत एक पहले मान लीजिए एक अकेला खेत था, उसके अब मान लीजिए 4 भाई हो गए, तो उन्होंने चारों ने अपना वो खेत बांट लिया है। तो इस तरह से नक्शे में, खसरे में, खतौनी में, सभी में काफ़ी परिवर्तन आ चुके होते हैं। तो सबसे पहला अब काम हमारा ये होगा कि हम इन जो हमें अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों को हम दुरुस्त करें। तो सबसे धारा 7 जो है वो हमारी ये बताती है कि हम सबसे पहले अपने नक्शे को दुरुस्त करेंगे। तो कटक की चकबंदी योजना बनाने से पूर्व ग्राम के नक्शे का पुनरीक्षण यानी उसका रिवीजन, ये धारा 7 में है। और इसको नक्शा लेकर के चकबंदी लेखपाल मौके पे जाते हैं और वो मौके के हिसाब से जो खेतों में जो परिवर्तन आ रखे हैं उनको उस पर मार्क कर लेते हैं। उसके बाद चकबंदी समिति के परामर्श से अंश निर्धारण, उत्पादन क्षमता मूल्यांकन, सिंचाई की सुविधा, ये खसरा खतौनी का जो पुनरीक्षण है वो भी करा जाता है। तो इसमें खसरा खतौनी के पुनरीक्षण के समय ये धारा 8(1) का काम है। तो हम ये खसरा खतौनी का भी साथ साथ में ये चलाते हैं, उनको पुनरीक्षित करने का। तो इसमें एक खसरा चकबंदी बनता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको CH2A कहते हैं। और खसरा चकबंदी जो है वो 35 कॉलम का एक अभिलेख है, काफ़ी बड़ा अभिलेख है। इसमें हम सब चीज़ें लिखते हैं, अशुद्धियों का विवरण भी लिखते हैं, उसमें मौके पर जाकर के हर खेत का विवरण दर्ज किया जाता है। तो इसको प्रारंभिक अभिलेख आप कह सकते हो, पड़ताल, इसमें विनिमय अनुपात भी लिखते हैं। लेकिन पहले हमारे यहाँ जो हमारा भी नक्शा बनता था उसमें भी कब्जे के आधार पर एंट्री हो जाती थी। तो इसमें भी 7, 8, 9 3 कॉलम है कब्जे के आधार पर एंट्री के। अब उनको डिलीट कर दिया गया है, ये राजस्व विभाग से भी डिलीट कर दिया गया है और चकबंदी विभाग से ही, यानी कब्जे के आधार पर अब कोई एंट्री नहीं करी जाती है। जो अभिलेखों में जो सही मालिक है, जिसका कब्जा, जिसका स्वत्व बनता है, उसकी ही एंट्री करी जाती है। तो ये 35 कॉलम उसमें सारे के सारे भरे जाते हैं और ये खसरा चकबंदी, ये CH2A, ये तैयार किया जाता है। उसके बाद धारा 9 है, इसमें चकबंदी कमेटी के साथ ACO द्वारा ये मानक गाटे का निर्धारण किया जाता है। शमशान, कब्रिस्तान, स्कूल आदि की भूमि का प्रावधान किया जाता है कि हम कितनी कितनी ज़मीनें देंगे। यहाँ तक कि ये भी करा जाता है कि हम ये भी देखते हैं कि कितने लोग इसमें ऐसे हैं जिनको ज़मीन की आवश्यकता है, आबादी की ज़मीन हमें कितनी छोड़नी है, स्कूल के लिए हमें कितनी ज़मीन छोड़नी है। इन सब का भी ये
कार्य किया जाता है। और इसमें सब में होता यही है कि हम चकबंदी जो कमेटी है हमारी, उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उससे सब बातें पूछताछ करके ही ये सब तैयार किया जाता है। तो इस तरह से एक जो सिद्धांतों का विवरण हम तैयार करते हैं, उस सिद्धांतों के विवरण का प्रकाशन भी करते हैं। प्रकाशन के बाद में अगर कोई उस पर ऑब्जेक्शन आते हैं तो उन ऑब्जेक्शन को भी लेते हैं। ये सब धारा 9 का काम है। ऑब्जेक्शन एसीओ सहमति से भी रिजॉल्व कर लेते हैं, और अपील का भी इसमें प्रावधान है, तो ये अपील में भी चले जाते हैं। और इसके बाद में अपील और इस सब का निर्धारण करने के बाद में सेक्शन 9(2) में एक रिवाइज्ड एनुअल रजिस्टर या पुनरीक्षित खतौनी, ये CH11 ये तैयार की जाती है। तो जब ये रिवाइज्ड एनुअल खतौनी, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जो राजस्व विभाग से खतौनी मिली थी, उस खतौनी को हमने पूरी तरह से रिवाइज कर दिया। जो जो चीज़ें उसमें हुई हैं, जो लोग मर गए हैं हमने उनकी विरासतें कर दी, जो बिक गई हैं ज़मीनें उनका हमने दाखिल खारिज कर दिया। दाखिल खारिज ACO के स्तर से हो जाता है, और जो अविवादित विरासतें हैं वो सारी की सारी चकबंदी करता ही अपने स्तर से कर देते हैं। तो इस तरह से उसके बाद में फिर चूंकि अब हम सब चीज़ें कर चुके हैं, रिवाइज्ड एनुअल खतौनी को पढ़ भी चुके हैं, और पढ़ने के बाद भी अगर हमें कोई गलती आती है तो हम उसको सुधार कर लेते हैं। तो जब ये फाइनल रिवाइज्ड एनुअल खतौनी पढ़ ली जाती है और उसके बाद पे उस पर कोई, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तब धारा 11A ये कहती है कि इसके बाद में बार ऑन ऑब्जेक्शंस, यानी इसके बाद आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। इसको लीगल टर्म में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू होता है, यानी यहाँ तक हमने रिवाइज खतौनी बनाने तक जो कुछ भी हमारे संज्ञान में जो कुछ भी चीज़ें आई वो हमने बिल्कुल ठीक कर ली। अब हम उसके आगे की कार्रवाई करते हैं। उसके बाद में एक धारा 19 आती है, जिसके अंतर्गत जो और भी धाराएं सारी हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें हम धारा 19 पर चलते हैं, जहाँ पर चकबंदी की शर्तें डिसाइड करी जाती हैं। तो चकबंदी की शर्तों में क्या होता है कि जो भी वो शर्तें हैं ये जो चकबंदी के दौरान जिनका हमें पालन करना है, तो उसमें सार्वजनिक उपयोग की ली जाने वाली भूमि की कटौती कि कितनी कटौती हमें करनी है हर भूमिधर से, उसका विवरण रहेगा। भूमि के मूल्यांकन, ये देखते हैं कि हम भूमि के मूल्यांकन में अंतर ना हो। तीसरा चीज़ ये देखते हैं कि जो जिस व्यक्ति को हम नया नंबर दे रहे हैं, जो मूल दे रहे हैं, वो उसकी मूल जोत पर ही बने और वहीं पर उसकी सारी ज़मीन इकट्ठी करी जाए। और इस भूमि में ये भी देखते हैं कि 25% से अधिक का अंतर ना हो। उसके बाद में उसको आयताकार खेत बना के देते हैं, और सिंचाई का साधन जहाँ पर है उसका, उसी के पास हम सब ज़मीन इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह से एक अस्थायी चकबंदी योजना या प्रोविजनल स्कीम तैयार कर ली जाती है। तो प्रोविजनल स्कीम तैयार करके फिर हम उस पर ऑब्जेक्शन मांगते हैं, और वो प्रकाशन कर देते हैं उसका, उस पर ऑब्जेक्शन मांगते हैं। और ऑब्जेक्शन मानने के बाद जब सब कुछ देख लेते हैं, यानी आप इसमें मान लीजिए ACO के यहाँ से आई, आपको कोई आपत्ति है, आपने आपत्ति दी, उसको CO सुनते हैं। CO से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर SOC के यहाँ सुनते हैं। इन सबों में टाइम है 21 दिन का, उसके अंतर्गत आप दे सकते हैं। और उसके बाद में जब ये फाइनल हो जाती है, यानी प्रोविजनल चकबंदी योजना या अस्थायी चकबंदी योजना जब फाइनल हो जाती है, तो फिर चकबंदी योजना कन्फर्म कर दी जाती है। यानी अब धारा 6 से लेकर के हम धारा 19 तक आ गए हैं, जहाँ पर कि हमने चकबंदी योजना में सारे ऑब्जेक्शन वगैरह लेते हुए हमने चकबंदी योजना को कन्फर्म कर दिया है। अब हम आगे एक्चुअल में किस तरह से चकबंदी करते हैं उसका पार्ट 3 में उसका वीडियो बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब आपकी समझ में कुछ इसका आइडिया आ गया हुआ कि किस तरह से हम इसकी चकबंदी योजना
तैयार करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी सार्वजनिक उपयोग के लिए ज़मीनें निकलती हैं, यानी जैसे हमें मान लीजिए वहाँ पे स्कूल बनाना है, बारात घर बनाना है, सब शमशान है, कब्रिस्तान है, इन सब चीज़ों के लिए हम चकबंदी जो जिस कटक में कर रहे हैं, जिस यूनिट में कर रहे हैं, उसके किसानों से ही उनकी कटौती कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, और वो ज़मीन हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो ये है कि भूमि का मूल्यांकन करा जाता है, यानी उनकी एक वैल्यू लगाई जाती है और ये देखा जाता है कि एक मानक घाटा ले लिया कि जो सबसे अच्छा घाटा है, सब तरीके से जो सबसे अच्छा घाटा है, यानी उसकी अप्रोच अच्छी है, वो बहुत उपजाऊ है और सिंचाई के साधन के नज़दीक है, उसको अगर मान लीजिए 100 पैसा मान लिया, तो हम फिर उसके आधार पर दूसरे जो घाटे हैं उनका मूल्यांकन करते हैं। तो अगर 100 पैसे वाले ज़मीन को अगर 50 पैसे वाली ज़मीन से बदला जाएगा, तो 50 वाली की जगह पर हम जो है उसको दूनी ज़मीन देंगे वहाँ पर। मतलब ये एक एक्सचेंज का तरीका है और ये बड़ा साइंटिफिक तरीका है, इससे मूल्यांकन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप कम पैसे वाली ज़मीन लेंगे तो आपको क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाएगा, और अगर आप ज़्यादा पैसे वाली ज़मीन लेंगे तो आपका क्षेत्रफल उसी हिसाब से घटा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हम धारा 19 तक आ गए, और अब आगे की जो है वो मैं थर्ड वीडियो जो बनाऊँगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या अब हम करेंगे। धन्यवाद।